हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की, जो कि आपकी जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी मैक्सिम्स हैं जो आप लीगल मैक्सिम्स हैं जो आप छोड़ करके नहीं जा सकते हो जुडिशरी के पेपर में। ये हालांकि आपको प्री के लिए तो वर्क करेंगी ही, साथ साथ आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो और अगर आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो ये लीगल मैक्सिम्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अब ये सारी लीगल मैगजिम्स तो नहीं है, लेकिन ये 50 लीगल मैगजिम्स हैं। ये ऐसी लीगल मैगजिम्स हैं जो आप छोड़ करके ऑब्वियसली नहीं जा सकते। ठीक है। और बाकी और अगर आपको कुछ एडिशनल पढ़ना हो लीगल मैगजिम्स में, तो आप पढ़ सकते हो। बाकी इसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स फॉर जुडिशरी, सबसे पहली जो लीगल मैगजिम है दैट इज क्यू प्रायर एस्ट टेम्पोरे पोर्शियर एस्ट जूरे। दिस मीन्स ही हु इज प्रायर इन बेटर सॉरी ही हु इज प्रायर इन टाइम इज बेटर इन लॉ। जो थोड़ा सा पहले है वो लॉ की नजरों में बेटर है। इट मीन्स दैट द सब्सिक्वेंट डीलिंग्स, ये आपका टीपीएस से रिलेटेड है। इट मीन्स दैट सब्सिक्वेंट डीलिंग्स बाय द ट्रांसफरर ऑफ द सेम प्रॉपर्टी कैन नॉट प्रिजुडिस द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कि ए ने बी को कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची, ये ट्रांसफरी हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसफरर। ठीक है। ये आपका ट्रांसफरी हो गया। अब यही ए पर्सन यही सेम प्रॉपर्टी अगर किसी सी को बेच देता है, तो क्या ये जो डीलिंग हुई है ए और सी के बीच में, क्या ये सही होगी? तो ये नहीं होगी। ये यहाँ पर बी की राइट्स को प्रेजुडिस ए नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो सब्सिक्वेंट डीलिंग्स अगर ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर ये ए पर्सन अगर कर रहा है, तो दैट कैन नॉट प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी दैट इज बी। ठीक है। तो ये इस लीगल मैगजीन का मतलब है। देन पैक्टा संट, यहाँ पर संड नहीं होगा, यहाँ पर संट होगा। तो ये एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि ये संट होगा। ठीक है। पैक्टा संट सर्वेंटा होता है। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट डू देयर बेस्ट टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर इट, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अग्रीमेंट्स मस्ट बी अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। ठीक है। ये होता है इसका मतलब कि जो भी अग्रीमेंट्स किए हैं पार्टीज ने आपस में, प्रोमिसर प्रोमिसी ने, उसको उनको वो प्रोमिस या वो अग्रीमेंट्स जो है रखने चाहिए। मतलब वो कौन सा गाना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो वाला। ठीक है। वो वाला सीन है इसमें। देन फ्रॉस ओमनिया करम्पेट, दिस मीन्स वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जो भी पर्सन कोर्ट में आ रहा है उसके हैंड्स एकदम क्लीन होने चाहिए, मतलब उसके बिहाफ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। द प्लेंटिफ हु इज प्रेइंग बिफोर द कोर्ट, जो प्लेंटिफ प्रे कर रहा है कोर्ट के सामने फॉर अ स्पेसिफिक रिलीफ, मस्ट नॉट बी एट फर्स्ट प्लेस फॉल्ट। वो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस वो फॉल्ट पर नहीं होना चाहिए। भाई प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन आता है कोर्ट में, वो क्लीन हैंड्स के साथ आए, उनके प्लेस पे कोई फॉल्ट ना हो। ठीक है। तो ये इस लीगल मैक्सिम का मतलब है। देन उबी जस्ट इबी रिमीडियम, ये तो हम सबको पता है, टॉर्ट्स से भी, लॉ ऑफ टॉर्ट से भी पता होगा कि वेर एवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। जहां पर राइट है वहां पर कुछ ना कुछ रेमेडी होगी। वेर देर इज एग्जिस्ट अ राइट फॉर एन इंडिविजुअल, ही और शी शैल हैव द राइट टू एनफोर्स इट। जहां पर कोई राइट, कोई अगर अधिकार एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वहां पर उस राइट को एनफोर्स भी कराया जा सकता है। दिस मीन्स, ठीक है। Then fifth legal maxim is vigilante et non dormitibus. This means law aids to those who are vigilant about their rights and not those who sleep on it. तो ये लिमिटेशन एक्ट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। पूछ लिया जाता है लिमिटेशन एक्ट में भी कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है लिमिटेशन एक्ट, तो वो इसी लीगल मैगजिम पर बेस्ड है। बेसिकली दिस मीन्स कि लॉ उन लोगों की मदद करता है जो अपने राइट्स को लेकर के विजिलेंट है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आपका कोई मामला, मतलब कोई कॉज ऑफ एक्शन आपका राइज हुआ, आपको कोई हानि हुई किसी से, और उसमें आपका लिमिटेशन एक्ट में आपका टाइम दे रखा था 3 साल। या 3 साल के अंदर अंदर आप इसमें सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। आपने क्या किया? आपने उन 3 साल के अंदर अंदर तो केस फाइल नहीं किया, सबसे पहली बात। 12 साल के बाद आप आ रहे हो केस इंस्टीट्यूट करने या सूट इंस्टीट्यूट करने, तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। ये वाला लीगल मैगजिम अप्लाई हो जाएगा कि लॉ सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी राइट्स को लेकर के विजिलेंट है, केयरफुल है। ठीक है। ये नहीं कि वो अभी आप 12 साल बाद आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 साल बाद कोर्ट जा रहे हो किसी चीज को लेकर के, तो इसका तो यही मतलब है कि आप सो रहे थे क्या अब तक? तो ये चीज जो है वर्क नहीं करती है। लिमिटेशन एक्ट आपका पूरा इसी पर बेस्ड है। देन
Sixth legal maxim is Q juris saw auditor nemini facet injuriam. This means he who uses legal rights harms no one. जो कोई भी व्यक्ति अपना लीगल राइट्स को यूज कर रहा है वो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा. देन ex turpi causa non-auditor action. This means no action can arise from illegal act. कोई एक्शन अराइज नहीं हो सकता इलीगल एक्ट से. देन res ipsa loquitur things speak for itself. ये आप लोग मुझे बताओ कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ये लीगल मैक्सिमम कहाँ पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है. ठीक है. देन quid quis ex culpa sua damnum sentit non intelligere damnum sentit. This means he who suffers damage by his own fault has no right to complain. तुम्हारी खुद की गलती की वजह से अगर कोई डैमेज सफर हुआ है, तुम्हारी खुद की फॉल्ट थी उसमें, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसको जाकर के कंप्लेन करो. ठीक है. Then Q facet per alium facet per seat respondent superior. This means he who acts by or through another acts for himself. जो खुद से काम कर रहा है या किसी और के थ्रू अगर काम कर रहा है तो this means that he is acting for himself. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल एजेंट पे बेस्ड है. अगर प्रिंसिपल का एजेंट अगर उसके बिहाफ पर कोई काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि एजेंट ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि ही इज एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ. दैट प्रिंसिपल. वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया. दिस मीन्स टू द कंसेंटिंग इन नो इंजरी इज डन. अगर आपने किसी इंजरी के लिए कंसेंट किया है तो दैट इज आपने वॉलंटरली उसको कंसेंट किया है, तो आप रेमेडी नहीं मांग सकते. देन इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट. इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इग्नोरेंस अगर आपने लॉ का किया है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बताएंगे सबसे पहले, तो इसका कौन सा सेक्शन है जो हम लोग आईपीसी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जाता है, पहली बात. दूसरी चीज कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है, वो अगर कह रहा है, मान लो कि उसका चालान कटा, उसने हेलमेट नहीं पहना था. ठीक है. उस बंदे का चालान कटा, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और वो कह रहा है कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरीके का कोई लॉ एग्जिस्ट करता है कि हेलमेट पहनकर ही जो आपको है वो टू व्हीलर पे ड्राइव करना है. अगर उसने ऐसा कहा तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं हो सकता. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो सकता है ना. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो सकता है कि ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये काम हो गया, लेकिन देर इज नो सच थिंग एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ. आप ये चीज नहीं कह सकते कि आपको लॉ नहीं पता था या कानून नहीं पता था. ठीक है. देन डी मिनिमिस नॉन क्यूरिक लेक्स. द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विद स्मॉल थिंग्स. सेक्शन 95 आईपीसी. छोटी छोटी बातें अगर हैं, कोई ट्रिफल्स हैं, तो उस पर कोर्ट इतना ध्यान नहीं देती है. ठीक है. देन विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड. इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा नहीं है, बस पता होना चाहिए कि विस मेजर का क्या मतलब है, एक्ट ऑफ गॉड. देन एब इनिशियो, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. माइनर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होते हैं, तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो. ठीक है. ओके. एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर हम इसके आगे वॉइड लगा दें तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो मैंने ऐसे वॉइड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, बट समझाने के लिए बता दिया कि किस सेंस में यूज किया जाता है. एब इनिशियो यूज किया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वो सिर्फ वॉइड नहीं, वो किसी और चीज के साथ भी यूज करा जा सकता है. देन 16th is lex non cogit impossibilia. This means the law does not compel a man to do which he cannot possibly perform. अब ये लिमिटेशन एक्ट में भी दिया हुआ है आपको. एक पर्सन को लॉ कंपेल या विधि कंपेल नहीं करती है कुछ ऐसा काम करने के लिए जो वो पॉसिबली परफॉर्म नहीं कर सकता. यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है परफॉर्म की. ठीक है. तो लॉ एक ऐसे पर्सन को कंपेल नहीं करेगा जो वो चीज पॉसिबली इम्पॉसिबल है उस पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करना, तो वो कंपेल, लॉ विल नॉट कंपेल दैट पर्सन टू डू दैट थिंग. ठीक है. देन actus legis nemini facet injuriam. दिस मीन्स द एक्ट ऑफ द लॉ डज इंजरी टू नो वन. No one may protest or say that he has been mistreated by the court's action. वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता कि लॉ की वजह से उसे कोई दिक्कत हुई है या ही इज मिसट्रीटेड बाय द कोर्ट्स एक्शन. मतलब मान लो कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर निकाला, कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि जो है मुझे लॉ ने मिसट्रीट किया है. ठीक है. तो ये लीगल मैक्सिम है. देन actus non facet reum nisi mensit rea. An act does not make anyone guilty unless there is a criminal intent or a guilty mind. पूरी आईपीसी इसी पर बेस्ड है कि
एक एक्ट जो है वो किसी को गिल्टी नहीं बना देता, मतलब एक कोर प्रिंसिपल है आपके आईपीसी का। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कोई काम किसी को गिल्टी नहीं बना देता जब तक कि क्रिमिनल इंटेंट ना हो या गिल्टी माइंड ना हो। Then actori incumbent onus probandi, this means burden of proof lies on the plaintiff। burden of proof हमेशा ही plaintiff पर lie करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। And then affirmatus est probare, this means the burden of proof lies upon him who asserts and not upon him who desires। क्या कहा कि burden of proof उस पर lie कर रहा है जो असर्ट करता है, यानी कोर्ट में आकर के अगर कोई ए बंदा कह रहा है कि मुझे बी ने मारा है, तो ये फैक्ट, क्योंकि ये बंदा असर्ट कर रहा है, ऐसा कह रहा है कि बी ने मुझे मारा है या बी ने मुझे कोई इंजरी कॉज करी है, तो ए हैज टू प्रूव इट, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर लाई करेगा। ये एग्जाम्पल इस पर भी जो है फिट बैठ रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ पर लाई करेगा। जो पर्सन कोर्ट में केस लेकर के आया है, बीओपी, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर रहता है, एंड इट नेवर शिफ्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि ओनस ऑफ प्रूफ एक पर्टिकुलर फैक्ट का होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फैक्ट अगर कोई बात असर्ट करी तो वो चीज जो है शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। जैसे यहीं पर है, अगर ए ने कहा कि ए कह रहा है कि अगर बी ने मुझे मारा है, तो बी ने कहा कि नहीं, मैंने उसको नहीं मारा है, और जब ये कह रहा है कि उसको मार पीटी तो मैं यहाँ पर था ही नहीं, तो अब जब इसने ये बात कही कि मैं यहाँ पर नहीं था, तो सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट इसको प्रूव करना पड़ेगा, एलिबाई इसको प्रूव करनी पड़ेगी, तो ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं ओनस ऑफ प्रूफ एक पर्टिकुलर फैक्ट का होता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही हमेशा एक ऐसे पर्सन पर होता है जो कि केस लेकर के आया है, फिर चाहे वो प्लेंटिफ हो सिविल केस में या फिर आपका प्रोसिक्यूशन हो, ठीक है। और वो शिफ्ट नहीं करता, ओनस ऑफ प्रूफ आपका शिफ्ट करता रहता है फैक्ट टू फैक्ट। देन 20 लीगल मैक्सिम्स हो गई हमारी, ओके। देन 21 नेमो डेबिट वेक्सारी बिस वेक्सारी प्रो एडम कॉजा, दिस मींस नो बॉडी शुड बी वेक्स्ड, सो नो बॉडी नहीं, नो बडी शुड बी वेक्स्ड फॉर द सेम एक्ट ट्वाइस। सेक्शन 300 आप इसे वो कर सकते हो, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। क्या मतलब है कि किसी भी पर्सन को 2 बार एक ही पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार अगर एक बार बंदे को सजा मिल गई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, तो क्या दोबारा उसे सजा दे देंगे? तो दोबारा सजा नहीं मिलती है, सेम एक्ट के लिए 2 बार कोई पर्सन ट्राई नहीं किया जाएगा। सेक्शन 300 सीआरपीसी, ठीक है। देन इंटरेस्ट रिपब्लिक उट सिट फिनिस लिथियम, दिस मींस इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। ये भी लिमिटेशन एक्ट में पूछा जाता है, ये कौन सी प्रिंसिपल मैक्सिम है, तो ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन का एंड हो, मतलब अंत हो, जो केस चल रहा है उसका अंत हो, मल्टिसिपिलिटी ना हो प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, इसलिए। देन फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस, ये बड़ा ही अच्छा लीगल मैक्सिम है। फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग, मतलब माना यह जाता है कि एक बार अगर झूठ बोला गया है तो दैट इज एवरीथिंग इज फेक, मतलब एक बार अगर किसी पर्सन ने झूठ बोला है तो उस पर विश्वास करना इतना ज्यादा जो है आसान नहीं होता है, वो दोबारा से झूठ बोल सकता है या बोलेगा, इस चीज का प्रिजम्पशन लेके चला जाता है। लेक्स स्पेशलिस्ट डेरोगेट लेगी जनरली, दिस मींस स्पेशल लॉ रिपील्स जनरल लॉज। रिपील्स कह लो या ओवरराइड कह लो, ओवरराइड मुझे लगता है कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि देखो हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है, प्रिवेल इज द राइट वर्ड टू से, स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है जनरल लॉ पे, ठीक है। आईपीसी अगर कुछ कह रही है और अगर पॉक्सो कुछ कह रहा है, तो पॉक्सो पे ज्यादा मतलब पॉक्सो प्रिवेल करेगा आईपीसी के ऊपर, ठीक है। इनका ये मतलब है कहने का, स्पेशल लॉ पर हमेशा स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है जनरल लॉ पर। तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, वैसे गलत नहीं लिखा है, लेकिन आप अगर ऐसा लिखो स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉज, तो ये ज्यादा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। लेट मी रब दिस एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन म्यूटेंडस ये इसका मतलब है विद नेसेसरी चेंजेस, नेसेसरी अगर कुछ थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके अगर कुछ चीज चेंज हो सकती है, उसको अपनी तरफ से हम बैठाल सकते हैं, तो वो चीज कर ली जाएगी। Then nemo debit esse judex in propria sua causa, this means no one can be a judge in his own case, कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता, no one ought to be a judge in his own case। दोनों बातें वही है कि कोई पर्सन जैसे मान लो जज साहब ही हैं, अगर उनके ऊपर कोई अगर प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, तो क्या वो खुद ही जज बन करके बैठ जाएंगे?
तो वो खुद जो है जज बन करके वहां पर नहीं बैठ सकते उस कुर्सी पर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि अपने केस में कोई भी जज नहीं हो सकता। Then nemo moritris presumptor mentere, this means a man will not meet his maker with a lie in his mouth. Maker means God. dd का ये है बहुत अच्छा लीगल मैक्सिम। डाइन डिक्लेरेशन पर आप जब भी मेंस पर भी आंसर लिखेंगे तो अब ये लीगल मैक्सिम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसीलिए जो है बेस्ड है डाइन डिक्लेरेशन इसी लीगल मैक्सिम पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो इसलिए डाइन डिक्लेरेशन एडमिसिबल होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो वो झूठ बोल करके एटलीस्ट नहीं मरना चाहेगा, अपने मेकर से नहीं मिलना चाहेगा या अपने गॉड से नहीं मिलना चाहेगा। इन ऑडियो अल्टरम पार्टम नो मैन शैल बी कंडम्ड अनहर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन क्यूट प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग, कंसिडरेशन का ये बेसिकली कंसिडरेशन का लीगल मैक्सिम है कि कुछ कंसिडरेशन उस प्रोमिसर की पार्टी प्रोमिसर से भी मिलता है, प्रोमिस से भी मिलता है, कंसिडरेशन होता है। और देयर हैज टू बी अ कोरिलेशन बिटवीन अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न और समथिंग। अब मान लो कि कह रहा है ए कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना ये वाला घर बेचूंगा, तो ए ने बी को ये वाला घर बेचने का वादा किया, ए ने बी को घर दिया, ये इसके लिए कंसिडरेशन हो गया, बी ने ए को पैसे दिए, वो ए के लिए कंसिडरेशन हो गया, तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वर्क करती है इसी तरीके से, समथिंग फॉर समथिंग। देन plea of alibi, this means at another place or elsewhere, section 11 of Indian Evidence Act। ये चीज आपको अगर आप कह रहे हो कि आप जिस वक्त मर्डर हुआ आप किसी और जगह पर थे तो आपको ये बात प्रूव करनी होगी that you were at some other place। Then assentimentium consists ad idem, that means meeting of minds और mutual assent होना चाहिए, meeting of minds होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम थिंग सेम सेंस में जब दो व्यक्ति अग्री करते हैं तो ही हम उसे कंसेंट कहते हैं या हम उसे कंसेंसस एड इडम कहते हैं, ठीक है। सेम थिंग सेम सेंस में। अल्ट्रा वायर्स इज एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर। कोई कई बार आप आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स इन द आई मीन द न्यूज आर्टिकल्स, ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे कि इस कोर्ट ने विद नो ऑफेंस इंटेंडेड अल्ट्रा वायर्स काम करिए, किसी अथॉरिटी ने अल्ट्रा वायर्स काम किया। अल्ट्रा वायर्स काम करने का मतलब है कि अब उनकी अथॉरिटी नहीं थी ये काम करने की, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करते हुए ये काम किया। दे डिड नॉट हैव द पावर टू डू दिस बट दे स्टिल डिड इट, तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, सिर्फ कोर्ट ही नहीं, कोई भी हो सकता है। देन लीगल मैक्सिम 33 डी मिनिमिस नॉन गिरेटलेस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिपल्स, स्लाइट हार्म अगर थोड़ा बहुत हार्म हुआ है तो कोर्ट उस पर ध्यान नहीं देता। डॉलिन के पैक्स इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, सेक्शन 82 आईपीसी। 7 ईयर्स से कम का अगर बच्चा है तो अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है दैट इज नॉट एन ऑफेंस, कोई भी एक्ट अगर किया है नथिंग इज एन ऑफेंस बेसिकली, अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तो बिकॉज ही ऐसा माना जाता है कि वो डॉली इनके पैक्स दैट इज ही इज नॉट capable of understanding or he does not know the nature or the consequences of the act what he is doing। section 82 IPC। then Dolly के पैक्स capable of wrong, section 83 IPC। 7 से लेकर के 12 साल के बच्चों ने अगर कोई ऑफेंस किया है, वैसे जनरल रूल है कि नहीं होता है, लेकिन अगर मेच्योर अंडरस्टैंडिंग प्रूव हो जाए कि मेच्योर अंडरस्टैंडिंग थी इन एज के बच्चों की तो फिर जो है वो ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। देन नेसेसिटिस नॉन हैबिट लेगम, दिस मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉ, पता होगा, बहुत ही फेमस लीगल मैगजिम भी है और सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेसेसिटी किसी लॉ को या किसी विधि को नहीं जानती है। मगर मान लो नेसेसिटी है, जैसे मान लो कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपका इलस्ट्रेशन आपको आईपीसी में भी देखने को मिलेगा और एक ऐसा भी एग्जाम्पल है कहीं पर पढ़ा है मैंने, वो एग्जाम्पल इस तरीके से है कि कोई पर्सन अगर सेलर है कोई, ठीक है, ये आईपीसी में है आपका ये वाला एग्जाम्पल, सेलर है कोई, अब यहाँ से अब उसको बोट बचानी है किसी भी तरीके से, यहाँ पर एक बोट में मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं। अब नेसेसिटी है 10 लोग को मारने से अच्छा है कि 2 लोग को मार दें, ठीक है, 10 लोग को मारने से अच्छा है कि 2 लोग को मार दें तो बोट बच जाएगी किसी भी तरीके से, और मारना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को, तो बेसिकली अगर वो इन 2 लोगों को मार देता है तो ये कोई ऑफेंस नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने ऑफेंस किया, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है नेसेसिटी में, रूल ऑफ नेसेसिटी में, ठीक है, सेक्शन 81 आईपीसी में, कि नेसेसिटी किसी भी विधि को नहीं जानती है,
ठीक है। देन नेमो टेनेटर सीप्सम accusere, this means right against self incrimination, nobody should be made to accuse himself, खुद को accuse कोई person नहीं करेगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन मतलब देखो, अगर नहीं समझ में आया तो, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 20 का रेफरेंस दे दिया तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप किसी को ये अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस का अक्यूज्ड है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद को सेल्फ इंक्रिमिनेट करे, कन्फेस कर ले, बता दे कि उसने, हो सकता है उसने ऑफेंस ना किया, कोई जरूरी थोड़ी ना कि अगर वो अक्यूज है किसी ऑफेंस में तो उसने ऑफेंस किया ही है। तो इसी वजह से जो है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए आप उसको वो नहीं कर सकते, इसलिए राइट दे रखी है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। State decides et non quista movere. This means to stand by the decisions and not to disturb the already settled matter. Article 141 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट भी इसे कहते हैं कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने या हायर कोर्ट ने बोला है उसके डिसीजन को स्टैंड बाय किया जाए और जो ऑलरेडी सेटल्ड मैटर है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है। देन 39 is amici curiae. This means a friend of court or a member of the bar who is appointed to assist the court. ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता समझाने की कोई बात है, कोई कोर्ट का या मेंबर हो बार का जो कि अपॉइंट किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि वो कोर्ट को असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। ऑबिटर डिक्टम, दिस इज थिंग्स सेड बाय द वे। जज ने कोई बात अगर बोली है तो ऐसे बाय द वे अगर उन्होंने कोई बात बोल दी है, हालांकि ये जजमेंट में लिखी जाती है बट ये इट इज जनरली यूज्ड इन लॉ टू रेफर टू एन ओपिनियन और नॉन नेसेसरी रिमार्क मेड बाय द जज। इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, कि एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करता। भाई जजमेंट तो बहुत लंबा होता है, ठीक है, कितने कितने पेजेस का जजमेंट होता है, तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये ऑबिटर डिक्टम ऐसे ही जज ने कोई बात अपना अपना कोई ओपिनियन उन्होंने रख दिया, अपनी कोई ऐसी बात रख दी, ये एक नॉन नेसेसरी रिमार्क की तरह वर्क करता है, कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, बस उन्होंने कोई बात कही तो वो चीज जजमेंट में लिख दी गई। ठीक है। देन रेशियो डिसेंडाई, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिंसिपल है या रीजन है जिस वजह से कोर्ट ने वो जजमेंट दिया, वो जज ने वो जजमेंट दिया। रूल ऑफ द लॉ ऑन विच जुडिशियल डिसीजन इज बेस्ड, मतलब अगर कोई जुडिशियल डिसीजन आया है, ये तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर कोई जुडिशियल डिसीजन आया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो रीजन जब जजमेंट में लिखा जाता है तो ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। देन केवियट पेटिशन के बारे में तो पता ही होगा, 148A CPC 8A CPC क्या कह रहा है? Caution registered with the public court to indicate to the officials that they are not to act in the matter mentioned in the caveat without first giving notice to the caveator. Caveator एक ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट में एक नोटिस लगा रहा है, ठीक है, बता रहा है कि कैविएट पेटिशन कहते हैं जिसे हम, वो कोर्ट से ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज हो सकता है, सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो कृपा करके जब मेरे अगेंस्ट अगर कोई मामला दर्ज हो रहा है तो उसमें कोई भी एक्शन लेने से पहले आप मुझे एक बार नोटिस जरूर देंगे, बता देंगे कि जो है क्या आप लोग आगे करने वाले हैं, तो मुझे मतलब जानकारी हो इस बात की। ये कैविएट पिटीशन कब तक वैलिड होती है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है आखिर में। ठीक, कई सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, इसकी वैलिडिटी क्या है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि द ऑफिशियल्स दैट दे आर नॉट टू एक्ट, उनको अब अगर कैविएट पिटीशन किसी कैविएटर की लगी हुई है तो कोर्ट बगैर उस पर्सन को बताए, कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस, बगैर उस कैविएटर को बताए, बगैर नोटिस दिए कोर्ट एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो बताना है मुझे कि कितने समय तक की ये वैलिडिटी इसकी रहती है। देन आगे बढ़ते हैं, क्रिमिन रहित पर्सोनम, दिस मीन्स द क्राइम कैरीज द पर्सन, रीड विद सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। पता होगा आप लोगों को कि आईपीसी आपको फॉलो कर रही है, जहां जहां आप जा रहे हो वहां वहां आपको आईपीसी फॉलो कर रही है। ठीक है। मान लो आपने लखनऊ में कोई क्राइम किया, आप कानपुर भग के चले गए, फिर कानपुर से आप बैंगलोर चले गए, आपको आईपीसी फॉलो कर रही पूरा पूरा, तो वही चीज कह रहा है कि द क्राइम कैरीज द पर्सन, इन अदर वर्ड्स इट मींस वेयरएवर अ पर्सन गोज एंड इफ ही कमिट्स अ क्राइम देयर then he will be covered by the provisions of the Indian Penal Code, that is intra-territorial jurisdiction.
इंटर टेरिटोरियल भी लिखा जा सकता है, लेकिन इंट्रा टेरिटोरियल ज्यादा बेटर होगा। वो इसलिए ज्यादा बेटर होगा दैट बिकॉज इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा जाता है। मतलब आपके प्री में ये सवाल आता है कि आईपीसी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि इंट्रा टेरिटोरियल से रिलेटेड है, तो दैट इज योर सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। ठीक है, कि कोई भी पर्सन जहां कहीं भी जा रहा है और अगर उसने कोई क्राइम वहां पर किया है, तो अगर वो एक इंडियन सिटीजन है तो आईपीसी उसको फॉलो करती रहेगी। ठीक है, दैट इज इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन फैक्टम प्रोबेंडम, इट मीन्स द फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रूव्ड, जिनको प्रूफ करना ही करना पड़ेगा। दिस मैक्सिम इज रेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 में आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे फैक्ट्स जो आपको प्रूव करने, दैट इज दैट दे आर नीड टू बी प्रूव्ड, फैक्टन इशू कह सकते हैं हम इसे। अब इनको फैक्टन इशू जो भी है आपको इनको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देन lex non rege est voluntaria, this means the law must not be violated even by the king. law विधि को कोई वायलेट, एक किंग भी अगर है तो वो वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, देन mandamus we command, this means writ है, a writ of command issued by a higher court to government and public authority to compel the performance of public duty. ये कैसी रिट है? हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट जो है इसको इश्यू करती है टू द गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, कि मतलब उन्होंने अगर कोई काम नहीं सही से किया है, उनको वो काम सही से कराने के लिए सबसे पहली बात तो, एक सेकेंड आप लोग मुझे देंगे, जस्ट अ मिनट, नो दिस इज इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देन मैंडमस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हायर कोर्ट जो है एक कमांड इश्यू करती है, ये एक रिट ऑफ कमांड है जो कि हायर कोर्ट के द्वारा इश्यू करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को, कि उन्होंने कोई पब्लिक ड्यूटी का, उनको उनसे अपनी जो उनकी कोई ड्यूटी थी वो अगर उन्होंने सही से परफॉर्म नहीं करी है या परफॉर्म ही नहीं करी है, तो उसको परफॉर्म कराने के लिए, उसको उसकी जो है परफॉर्मेंस को कंपेल करने के लिए। देन नेमो potest esse tennis et dominus, okay, nobody can be both a landlord and the tenant of the same property. कोई एक इंसान, उसका किराएदार और मकान मालिक एक ही पर्सन नहीं हो सकता, दोनों लोग अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। Q peccet ebris lut sobrius, this means he who does wrong when drunk must be punished when sober. Read with section 86 of IPC. अगर आपने पी करके, मतलब आपने नहीं, ऑफेंड मत हो जाना, मतलब किसी पर्सन ने अगर पी करके कुछ किया है, कोई कुछ गलत काम किया है, तो जब वो ठीक हो जाए, जब वो होश में हो, जब वो सोबर हो, तो उसको पनिश करो। ठीक है, तो ये इसका मतलब। ये सब लीगल मैक्सिम्स पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके ये तो एटलीस्ट तैयार होने चाहिए। ठीक है, then sine qua non, this means without which nothing, ये एक essential condition है, a thing that is absolutely necessary, basically a component of an argument that if debunked causes the entire argument to crumble. मतलब ये एक essential condition है जो अगर basically नहीं होगी तो इसके अलावा कुछ और चीज, जो भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता। ये absolutely necessary चीज है। ठीक है, उसके बिना कोई काम ही नहीं चलने वाला। तो इसीलिए कह रहा है कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट का कंपोनेंट है कि अगर इसको डीबंक किया, मतलब अगर इसको हम लोग भूल गए, तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही खराब हो जाएगा, पूरा आर्ग्यूमेंट ही क्रम्बल हो जाएगा। देन प्राइमा फेसाई, दैट मींस एट फर्स्ट साइट और ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइमा फेसाई, सामने देखने से पता चल रहा है कि कोई क्राइम हुआ है। ठीक है, जज साहब को सामने देखने से पता चल रहा है कि समथिंग हैज बीन कमिटेड। ठीक है, और इसके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइमा फेसाई केस ऐसा है, तो वो चीज प्राइमा फेसाई हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये इसकी पीडीएफ जो है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, वैसे हटा दूंगी मैं, अभी आप लोगों की जानकारी के लिए लिख रही हूँ कि ये पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे, सौम्या सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको लोगों को मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि ये सारे जो आपके लीगल मैगजीन्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।